वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम के थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है और एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की इस क्राइटेरिया में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके पहले वाले लेक्चर से ही हैबिटेट के बारे में। हमने पहले आपको समझाया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमने इसमें आपको ये समझाया था कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होती हैं और उसी कैरेक्टर के बेस पर हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते चले जाते हैं। जिस कैरेक्टर के बेस पर हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं वही कैरेक्टर एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। और वो कैरेक्टर कौन कौन सा है, तो आप देखिए वो कैरेक्टर पहला हैबिटेट्स का है कि कोई भी एनिमल पाया कहाँ जाता है और अपने हैबिटेट के बेस पर, अपने आवास के बेस पर भी एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। ये सबसे मेजर चीज़ होती है कि वह एनिमल एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। बात समझ में आ रही है? तो पहला कंडीशन जब कभी भी कैरेक्टर पूछेगा तो पूछेगा ना कि एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन सा है, फ्रेश वाटर में कौन पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल कौन सा है। तो क्वेश्चन में जब कभी भी हम लोग देखते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सा एनिमल एक्वेटिक है, कौन टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक है तो कौन मेराइन है, कौन फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हैबिटेट के बेस पर, अपने आवास के बेस पर एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो आंसर है 2 ग्रुप में किया गया। एक एक्वेटिक एनिमल्स का ग्रुप और एक एनिमल होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है ना। एक एक्वेटिक एनिमल है और एक है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक का मतलब पानी में पाया जाने वाला। ऐसे आपको याद रखना, कहाँ पाया जाने वाला, तो वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स को हम एक्वेटिक कहते हैं। इस एक्वेटिक में आप आ जाइए। एक्वेटिक एनिमल भी 2 तरह के हैं। एक तो है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एनिमल, और एक होता है जो मेराइन एनिमल कहलाता है। मेराइन का मतलब होता है समुद्र के जल में पाए जाने वाला एनिमल। फ्रेश वाटर आपको पता है पॉन्ड्स हैं, पूल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। तो इन जगहों पर पाए जाने वाला एनिमल क्या होगा, फ्रेश वाटर में। ठीक है ना। और जो समुद्र में पाया जाता है, खारे पानी में पाया जाता है, वह क्या होता है, मेराइन एनिमल होता है। यहाँ मैं सभी नाम तो नहीं, कुछ नामों को रखता हूँ, आपको याद रखना थोड़ा पड़ेगा। जैसे टीनोफोरा, ये मैं एक्सक्लूसिव का नाम बता रहा हूँ, जो केवल और केवल समुद्र के जल में पाए जाते हैं। ठीक है। टीनोफोरा के एनिमल्स कहाँ पाए गए, मेराइन वाटर में। ठीक इसी तरह से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा का एनिमल होगा वो भी कैसा होगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन होगा। तो सभी मेंबर टीनोफोरा के, सभी मेंबर इकाइनोडर्मेटा के क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। इसके बाद से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर कार्टिलेजिनस फिक्सेस के, जिसको कॉन्ड्रिक्थिस कहा जाता है। इसमें मैक्सिमम मेंबर भी कैसे होते हैं, तो मेराइन होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज, कार्टिलेजिनस फिशेज, इनको कॉन्ड्रिक्थिस कहा जाता है। जैसे कि शार्क, जैसे कि क्या होगा, शार्क। ये शार्क एक्सक्लूसिवली क्या है, मेराइन है, फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। फ्रेश वाटर में कौन पाया जा सकता है, तो फ्रेश वाटर में स्पॉन्जेज पाए जाते हैं। हालांकि आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ स्पॉन्जेज मेराइन भी होते हैं। फ्रेश वाटर में सम, कुछ फ्रेश वाटर में तो कुछ मेराइन में।
कुछ निडेरियंस होते हैं। क्या होते हैं? निडेरियंस। तो फिर निडेरियंस में भी कुछ कहाँ पाए जाते हैं? मेराइन वाटर में। तो ऐसे अगर आप देखिए तो एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर का एनिमल किसी फाइलम का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, वह इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ हाइड्रा, अगर मैं हाइड्रा का नाम लेता हूँ तो हाइड्रा एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर का एनिमल है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम फ्रेश वाटर के एनिमल फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और उसी फाइलम के कुछ मेंबर सी वाटर में भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर चूंकि कॉमन हो जाता है इसलिए यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, मेराइन वाटर का जरूर पूछता है कि कौन सा एनिमल एक्सक्लूसिवली मेराइन है, तो आप आंसर दे सकते हैं टीनोफोरा, सी साइलेंट है, इकाइनोडर्मेटा और शार्क लाइक कॉन्ड्रिक्थी स्पीसीज। चलिए भाई, ये हम लोग हैबिटेट में आ गए। तो हैबिटेट एक्वेटिक हो गया, फ्रेश वाटर और मेराइन, इसको भी मैं हटाता हूँ। अब चलिए दूसरे वाले पर आइए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के ऊपर। कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ग्रुप वाइज समझिएगा। एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द लैंड, वे एनिमल जो धरती पर पाए जाते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। अब ये टेरेस्ट्रियल एनिमल की कैटेगरी कौन कौन सी है? तो इसकी 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। टेरेस्ट्रियल एनिमल की 5 अलग अलग कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो चलिए मैं पहला लिख देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी टेरेस्ट्रियल एनिमल की होती है जिसको करसोरियल कहा जाता है, करसोरियल एनिमल्स। क्लियर? करसोरियल एनिमल्स, पहले नामों को लिखिए आप लोग और सुनते रहिए, समझते रहिए। दूसरा जो एनिमल होता है उसको फोजोरियल कहा जाता है, FOSSORIAL, फोजोरियल एनिमल्स। तीसरे का नाम होता है आर्बोरियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन 5 ग्रुप्स: करसोरियल एनिमल्स, फोजोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स। और ये है क्या? हैबिटेट है जहाँ पर कि यह एनिमल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को स्कैंटोरियल कहा जाता है। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब तो है नहीं। स्कैंटोरियल, स्कैंटोरियल एनिमल्स। और जो 5वां ग्रुप है उसको वॉलेंट, VOLENT, या इसको एरियल कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एरियल। कुछ क्लियर हो रहा है? देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। 5 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट करसोरियल, सेकेंड फोजोरियल, थर्ड आर्बोरियल, फोर्थ स्कैंटोरियल, SCANTORIAL, स्कैंटोरियल, एंड फिफ्थ वॉलेंट, VOLENT और एरियल एनिमल्स। करसोरियल एनिमल, कैसे एनिमल को करसोरियल कहा जाएगा? तो आंसर देखिए, रन फास्ट, वह एनिमल जो तेजी से दौड़ता हो धरती पर। दोज एनिमल हु रन फास्ट ऑन द लैंड, आर कॉल्ड एज करसोरियल एनिमल्स। कौन कौन सा है? तो देखिए, इसमें नाम सबसे पहला कंगारू, डॉग एंड हॉर्स।
नाम दिख रहा है आपको, रन फास्ट। कर्सोरियल मीन्स दोज एनिमल हु रन फास्ट आर कॉल्ड कर्सोरियल। एग्जाम्पल कंगारू, डॉग एंड हार्स, ये 3 एनिमल कर्सोरियल एनिमल्स होते हैं। अब आइए दूसरी बात समझाते हैं। फोजोरियल एनिमल्स, फोजोरियल इन बर्रो सुरंग में पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर बर्रो बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, और उस सुरंग के अंदर ये एनिमल्स रहते हैं। बर्रो मीन्स क्या हो गया, धरती हुआ, उसके अंदर होल बनाया और धरती के अंदर अपना घर बनाएंगे। बर्रोज में, सुरंगों में अंदर की तरफ बना देते हैं ये एनिमल्स, फोजोरियल। कौन कौन सा है, तो देखिए बर्रों में पाए जाने वाला एनिमल अर्थवार्म होता है, अर्थवार्म, और रैबिट। आप बोलेंगे कि रैबिट तो घरों में भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, बट वो पेट है। जब उसको छोड़ दीजिए आप जंगलों में रहने के लिए, तब वो ज़मीन के अंदर झाड़ियों के नीचे अपना सुरंग बनाएगा और उसमें रहने लगेगा। तो नेचुरली जो जैसा है वैसा करेंगे ना। अब सपोज करिए डॉग को ले आइए, घर में बांध के रख दीजिए, तो कुछ दिन बाद चलना भूल जाए, तो हाउ दे रन फास्ट। तो नेचुरल कंडीशन की बात कही जा रही है कि जो बर्रोज में रहेंगे उसका नाम क्या होगा, फोजोरियल। कौन कौन सा बर्रो में रहने वाला एनिमल है, तो देखिए अर्थवार्म में रैबिट है, रैट भी है, बट कितना नाम याद करेंगे, जितना आपसे याद हो सके याद करिए। आर्बोरियल लिव ऑन ट्री। आर्बोरियल का मतलब होगा द एनिमल हु लिव ऑन ट्री, जो पेड़ों पर निवास करते हैं। आर्बोरियल का मतलब दोज एनिमल हु लिव ऑन द ट्री, जो पेड़ों पर रहेंगे उसी का नाम क्या होगा, आर्बोरियल एनिमल्स। अब पेड़ पर रहने वाला एनिमल कौन सा होगा, तो सुनिए ना, इसमें एग्जाम्पल आएगा बैट का और मंकी का। बैट और मंकी ये आर्बोरियल होते हैं। थोड़ा एरियल मत समझना, एरियल आर्बोरियल में अंतर होता है। जो उड़ सकता है वो एरियल होता है, और ये उड़ नहीं सकते, ये रन फास्ट मतलब चलते हैं। बैट में विंग्स ज़रूर होता है, बट वो लिम्ब के मॉडिफिकेशन से बनता है, और वो ट्री पर ही लटके रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि जो ट्री पर ही रहते हों उसका नाम क्या होगा, आर्बोरियल। एग्जाम्पल बैट और मंकी। अच्छा चलिए ठीक है। स्कैंटोरियल, इसको भी समझते हैं। स्कैंटोरियल का मतलब क्या हुआ, स्कैंटोरियल का मतलब हुआ दोज एनिमल हु क्लाइंब ऑन द रॉक्स। वे एनिमल जो चट्टानों पर चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, क्लाइंब, तो उसको स्कैंटोरियल कहा जाता है। और स्कैंटोरियल का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप ऐसे समझिए, वॉल लीजर्ड एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। एंड क्या होगा, स्क्वेरल। दे कैन इजिली क्लाइंब ऑन द रॉक्स पर क्लाइंब कर जाते हैं आसानी से, तो ये क्या कहलाएंगे, स्कैंटोरियल कहलाएंगे। और वोलेंट मतलब एरियल, इसका मतलब हुआ दे कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। तो वे सभी एनिमल जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उनको वोलेंट या क्या बोलते हैं, एरियल बोलते हैं। और इसमें कौन सा एनिमल आएगा, तो इसमें आप देखिए ना, इंसेक्ट आएंगे जो उड़ सकते हैं, और बर्ड्स आएंगी। कौन आएंगे, बर्ड्स। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं अभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन कौन सा होगा। तो इसमें आपने देखा कि वह एनिमल जो लैंड पर पाया जाएगा वह टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा उसकी भी कई क्राइटेरिया बताई गई
उसमें से सबसे पहली क्राइटेरिया में कौन आया, तो कर्सोरियल एनिमल आया। कर्सोरियल, दैट मीन्स दोज एनिमल हु रन फास्ट आर कॉल्ड कर्सोरियल। एग्जाम्पल कंगारू, डॉग एंड हॉर्स। सेकेंड कौन सा आ गया, सेकेंड आ गया फोजोरियल। फोजोरियल, द एनिमल हु लिव्स इन द बर्रो, वह एनिमल जो बर्रो में रहता है, सुरंग में बना करके रहता है, वह क्या कहलाएगा, फोजोरियल। एग्जाम्पल अर्थवार्म, रैट, रैबिट, हेयर, खरहा भी होता है बट वो बर्रो में नहीं रहता, हेयर नहीं। आर्बोरियल, दोज एनिमल हु लाइव ऑन द ट्री, जो पेड़ों पर रहते हों। और लाइव ऑन द ट्री है तो ये कौन कौन सा है, बैट एंड मंकी, दे लाइव ऑन द ट्री। स्कैंटोरियल, स्कैंटोरियल मतलब दोज हु इजली क्लाइम ऑन द रॉक्स, वे एनिमल जो आसानी से रॉक्स पर क्लाइम कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्कैंटोरियल। एग्जाम्पल वॉल लिजर्ड एंड स्क्वेरल। वॉलेंट, एरियल, दोज एनिमल्स हु हैव एबिलिटी टू फ्लाई, जो उड़ सकता हो। तो फ्लाइंग की एबिलिटी जिसके पास है वो वॉलेंट है, या उसका नाम क्या है, एरियल। एग्जाम्पल इंसेक्ट एंड बर्ड्स। क्लियर। तो हम लोगों ने हैबिटेट की बात कर लिया कि एनिमल्स की आवास क्या क्या हो सकता है। तो एक एक्वेटिक हो सकता है, इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेराइन वाटर भी हो सकता है। एक टेरेस्ट्रियल हो सकता है जो लैंड पर पाया जाता हो, और लैंड पर अगर पाया गया तो वह कर्सोरियल, फोजोरियल, आर्बोरियल, स्कैंटोरियल और वॉलेंट, ये 5 तरह के हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेसिस के पहले पैरामीटर को कंप्लीट कर लिए जिसको हम लोगों ने बोला था हैबिटेट। हैबिटेट के बेस पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जिन लोगों को पता होगा KVPY एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये है। अगर ये आपका तैयार है तो केवल नीट ही नहीं, KVPY एग्ज़ाम भी आप देंगे और उसको तो मैं 100% तैयार कराते चल रहा हूँ KVPY एग्ज़ाम को। बेसिस क्योंकि मुझे पता है KVPY ये बनारस की हिस्ट्री में है, आपको पता होगा तो इस एग्ज़ाम को टॉप करने वाला हर बच्चा मेडिकल में इजीली निकाल लेता है। बेसिस में नेक्स्ट बेसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हैबिट। हैबिट, स्वभाव क्या है एनिमल्स का भाई। अब दूसरा NCERT जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब टर्म मिलता रहेगा, पहला भी मिलेगा, हैबिट भी मिलता है, हैबिटेट भी मिलता है। NCERT तो यहीं से शुरू करती है, कौन एक्वेटिक है, कौन टेरेस्ट्रियल है, तो पहला लाइन क्लियर हो गया। अब दूसरी लाइन NCERT में जब जाएंगे तो स्वभाव मिलेगा कि जो भी फाइलम हम डिस्कस करेंगे उस फाइलम के जो भी एनिमल्स होंगे उन एनिमल का नेचर कैसा होगा। चलिए इसमें एक एक नाम आपको बताते चलता हूँ। पहला नाम दिया जाता है सॉलिटरी। पहला नाम क्या होता है, सॉलिटरी एनिमल्स। सॉलिटरी एनिमल्स का मतलब वे एनिमल जो अकेले अकेले रहते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दोज एनिमल हु लाइव एलोन, जो अकेले रहेगा, लाइव एलोन, वह क्या कहलाएगा भाई, सॉलिटरी एनिमल्स। अकेले अकेले रहे, सिंगल सिंगल। कौन कौन सा एनिमल सिंगल होता है, तो आप देखिए सिंगल एनिमल सॉलिटरी एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है उसमें नाम है टेप वर्म एंड ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर, ये टेप वर्म और ग्रॉस हॉपर लाइव एलोन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सॉलिटरी एनिमल्स। दे आर कॉल्ड एज सॉलिटरी एनिमल्स, अकेले अकेले पाए जाएं। दूसरे एनिमल्स पर चलिए। दूसरा ग्रुप हमारे NCERT में लिखा गया है कॉलोनियल।
दूसरा लिखा गया सिलेबस में कॉलोनियल एनिमल्स। देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एक टर्म और आएगा। ये एनिमल्स हैं, ये एक ग्रुप में पाए जाते हैं। एनिमल्स कहाँ पाया गया? तो आंसर है एनिमल्स ग्रुप में पाए गए। ये ध्यान रखना है आपको। और हर एनिमल एक दूसरे की हेल्प करता रहेगा। एनिमल्स फाउंड इन ग्रुप एंड हेल्प टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर, दोनों बातें हैं। कॉलोनियल का मतलब ये हुआ कि जो एनिमल ग्रुप में पाए जाते हैं ये सब एनिमल ग्रुप में पाए गए एक साथ एक जगह पर, और हर एनिमल एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, देन दिस एनिमल इज नोन एज कॉलोनियल एनिमल। द एनिमल फाउंड इन ग्रुप्स एंड हेल्प टू ईच अदर इज नोन एज कॉलोनियल एनिमल्स। और ये कॉलोनियल एनिमल्स कौन कौन सा है? तो आप देखिए, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कॉलोनियल एनिमल का हनी बी का सुने होंगे, हनी बी। दूसरा कॉलोनियल एनिमल टर्माइट्स होता है। तीसरा वैस्प होते हैं। हनी बी, इसमें 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, क्वीन, ड्रोन, वर्कर्स। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी होती है, सबका काम अलग अलग होता है। कुछ का काम को बनाना, कुछ का काम हनी को बनाना, कुछ का नेक्टर कलेक्ट करके लाना, कुछ की मरम्मत करने का काम करते रहना। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी है जिसमें हर मेंबर अपना अलग अलग काम करके सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो दोज एनिमल हु लाइव इन ए ग्रुप एंड हेल्प टू ईच अदर लाइक हनी बी, टर्माइट्स एंड वेस्प, दे आर कॉल्ड एज कॉलोनियल। तीसरा हमारे सिलेबस को पढ़ेंगे आप लोगों को तो मिलेगा ग्रीगेरियस एनिमल्स। ग्रीगेरियस एनिमल्स। ग्रीगेरियस एनिमल जो समस्या उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपको बता दें, यह ऐसे एनिमल का ग्रुप है, मतलब झुंड में पाया जाएगा। फाउंड इन ग्रुप्स, एनिमल इन ग्रुप, बहुत बड़े बड़े लार्ज ग्रुप। ऐसे समझिएगा कि छोटा ग्रुप नहीं, कैसा बड़ा ग्रुप। बट डोंट कंफ्यूज इट विथ कॉलोनियल। द एनिमल्स फाउंड इन ए लार्ज ग्रुप बट दे डू नॉट हेल्प टू ईच अदर। do not help to each other। ग्रुप में दोनों पाए गए। मैं आपको समझाया सिर्फ इसीलिए था कि कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। दोनों ग्रुप में पाए गए, लेकिन अगर एक दूसरे की हेल्प करने वाला होगा तो क्या होगा? कॉलोनियल। और अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करने वाला होगा और ग्रुप में पाया जाए, बड़े बड़े ग्रुप में पाया जाए, तो उसका नाम क्या होगा? ग्रीगेरियस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? इसका एग्जाम्पल लोकस्ट, जो आजकल खेतों में वायरस के बहुत नुकसान पहुंचाता है इंडिया में, टिड्डी जिसको कहा जाता है। तो ये झुंड में आते हैं, फसलों के ऊपर रात को बैठते हैं और पूरी फसलों की पत्तियों को, फलों को, फूलों को खा जाते हैं। दे आर बोरासियस। बोरासियस मतलब हेवी फीडर, बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बोरासियस। तो लोकस्ट ग्रीगेरियस है और हनी बी कॉलोनियल है। अंतर सिर्फ यही है कि दोनों ग्रुप में पाया गया, लेकिन कॉलोनियल हेल्प किया और ग्रीगेरियस एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। तो हम लोग हैबिट, स्वभाव पर, एनिमल के स्वभाव पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, और इसको आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि हर टर्म एनसीईआरटी में लिखा है। आप जब रीडिंग लगाएंगे इसका तो आपको पूरा, मतलब यहाँ तो आपको बेसिस में तो नहीं मिलेगा ये जैसे ही फाइलम आप शुरू करेंगे वहाँ पर ये शब्द मिलते जाएंगे। तो सॉलिटरी एनिमल्स, कॉलोनियल एनिमल, ग्रीगेरियस एनिमल्स। चलिए इसको भी मैं मिटाता हूँ।
एनिमल किंगडम को तैयार करना सिर्फ 3 से 4 दिन में हो जाता है, पूरा एनिमल किंगडम 3 to 4 डेज। लेकिन 5 to 6 डेज लगता है इसके इन करेक्टर्स को समझना और याद करना। क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ आपको याद हो गई, फिर फाइलम में कुछ करना थोड़ा नहीं है। फाइलम ये है, आपको ये करेक्टर वहाँ पर रख देना है, उसमें 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन लगेगा। लेकिन ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसी को तो वहाँ पर रखना है आपको। मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, वो फाइलम तैयार। ट्रिक्स बता दूंगा, एग्जाम्पल्स पूरे के पूरे एनसीईआरटी के याद हो जाएंगे। लेकिन इसको बहुत पेशेंस बना करके कई दिनों तक बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। शुरू के एक 15 दिन 10 दिन तक अगर इसको आपने रिवाइज कर लिया तो ये लगभग 10 ईयर्स तक नहीं भूलने वाला, 10 साल तक नहीं भूलने वाला है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको केयरफुली नहीं पढ़ा और जिसने नहीं याद किया, नहीं समझा, आप देखिएगा कि इसके ख़त्म होते ही वो भी वास्ट हो जाएगा। खुद एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिएगा। हैबिट्स ऑफ हार्म में हम लोग आ गए। अब आता है यहाँ पर कि नेक्स्ट हैबिट क्या होती है, तो आंसर लिखा गया है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग एनिमल्स। अगला स्वभाव इनका है, मतलब चौथा ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब किसी से कोई लेना देने, अकेले अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इंडिपेंडेंट लाइफ, फ्री लिविंग का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ। जिस जीव का जीवन इंडिपेंडेंट होगा वह फ्री लिविंग होगा। और फ्री लिविंग कौन कौन सा हो सकता है, तो इसमें देखिए फ्री लिविंग हॉर्स होता है, फ्री लिविंग डॉग होता है, ये फ्री लिविंग है। कोई कॉलोनी से मतलब नहीं, किसी तरह का ग्रीगेरियस नेचर नहीं, इंडिपेंडेंट लाइफ, अकेला है तो अकेले जी रहा है। दे आर फ्री लिविंग एनिमल्स। इसी के साथ साथ आपको एक टर्म और याद रखना पड़ेगा, हमारे एनसीईआरटी दोनों को साथ साथ लिखती है, फ्री लिविंग या फिर लिखती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको कुछ ऐसा समझना पड़ेगा, ये कोई एक लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी प्लांट की हो या एनिमल की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लिविंग बॉडी को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं होस्ट। लिविंग बॉडी का नाम क्या है, डेड नहीं होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए। और कुछ एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स जो फ्री लिविंग नहीं है, ये एनिमल्स हैं। और ये एनिमल इस लिविंग बॉडी के अंदर पाए गए, और यहाँ से ये एनिमल अपने फूड को लेंगे, फूड इनटेक मतलब द एनिमल फाउंड इन द लिविंग होस्ट एंड टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिविंग होस्ट, टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग होस्ट, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। और आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसमें होना नहीं चाहिए, कि हर वह एनिमल जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रह करके, अंदर या बाहर कहीं भी रहे, और दूसरी लिविंग बॉडी मतलब होस्ट से अपने फूड को लेता हो, तो वो पैरासाइट कहलाएगा। और यही पैरासाइट जब इस होस्ट में डिजीज़ काज करने लगेंगे, रोग काज करने लगेंगे, तो इनको पैथोजेंस कहा जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर है, अगर केवल फूड को ले रहा है और होस्ट को कोई रोग डिजीज़ नहीं काज करा रहा है तो पैरासाइट रहेगा, सिंपल पैरासाइट। लेकिन अगर होस्ट के अंदर रहो और होस्ट से न्यूट्रिएंट को भी ले और होस्ट में डिजीज़ भी काज कर दे, तो वह पैरासाइट नहीं, वह पैथोजेंस हो जाएगा, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स। हम पैरासाइट्स के बारे में समझा रहे हैं। द एनिमल्स हु लिव इन द लिविंग बॉडी होस्ट and take their nutrient from the host is known as parasites। ये पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं
तो पैरासाइट्स में कई नाम है, मैं आपको जनरल अगर एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिए टेप वार्म का नाम सुने होंगे आप लोग। ये टेप वार्म पैरासाइट्स होता है ना। इसी तरह से एस्केरिस ये भी पैरासाइट होता है। लिवर फ्लूक ये भी पैरासाइट्स होता है। तो कई मेंबर हैं जो मेंबर ह्यूमन में डिजीज़ को काज करते हैं, और डिजीज़ को काज करने की वजह से उनको क्या कहते हैं हम लोग, पैरासाइट्स। डिजीज़ नहीं मतलब लिविंग होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उनका नाम पैरासाइट्स होता है। एग्जाम्पल टेप वार्म और एस्केरिस। लीच भी है, बट लीच एक्टोपैरासाइट है, लीच भी है इसी में, लेकिन वह कैसा है, तो आंसर है एक्टोपैरासाइट। मतलब वो होस्ट बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, जैसा कि एस्केरिस रहता है और टेप वार्म रहता है, वो इंडो है, ये दोनों इंडो पैरासाइट्स हैं। लेकिन ये लीच कैसा है, एक्टोपैरासाइट है, बाहर रहेगा, बाहर से ब्लड को सक करता रहेगा। तो या तो फ्री लिविंग रहेगा, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ करेगा, या किसी होस्ट पर डिपेंडेंट होगा, और होस्ट पर डिपेंडेंट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा, जैसा कि टेप वार्म और ये सब एनिमल्स होते हैं। अब चलिए इसको ही मैं मिटाता हूं। हम लोग अभी हैबिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, स्वभाव एनिमल्स का कैसा होता है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ उसी टर्म को लिया है जो एनसीईआरटी में गिवन है। कहाँ गिवन है, बेसिस में नहीं। जब आप फाइलम पढ़ना शुरू करेंगे तो फाइलम में शुरू के दौर में ही, बिगनिंग में ही ये सारे टर्म्स दिए गए हैं। अलग अलग फाइलम में अलग अलग टर्म यूज होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट होता है इसमें जो हैबिट के बेस पर आएगा उसको सेडेंट्री, क्या बोलेंगे, सेडेंट्री एनिमल्स। सेडेंट्री एनिमल्स कौन से होते हैं, सेडेंट्री, इसको सेसाइल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेसाइल। अब सुनिए इसमें क्या होता है, तो आंसर होता है कि यहाँ पर जैसे कोई एक सबस्ट्रेटम हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया, सबस्ट्रेटम, और इस सबस्ट्रेटम के ऊपर कोई एनिमल्स आकर के ऐसे अटैच्ड हो गया। देखिए ये एनिमल, ठीक है ना, ये एनिमल की बॉडी है। अगर कोई एनिमल किसी आधार से चिपका हुआ है ऐसे, द एनिमल बॉडी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम इज नोन एज सेडेंट्री। और ये सेडेंट्री कौन सा है, तो आप देखिए सेडेंट्री का एग्जाम्पल जब चलेंगे तो सबसे मेजर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस का आता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है, स्पॉन्जेस का। दूसरे एग्जाम्पल पर चलिए, सेकेंड एग्जाम्पल पर आइए। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हार्डमानिया, ये यूरोकार्डेटा का मेंबर होता है। तीसरा हाइड्रा, हाइड्रा ये भी सेडेंट्री होता है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है। तो स्पॉन्जेज, हार्डमानिया और हाइड्रा ये सब एग्जाम्पल ऐसे हैं जिस एनिमल की बॉडी किसी आधार से अटैच्ड होती है, दैट मीन्स सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है, और उसका नाम सेसाइल या क्या बोलते हैं हम लोग, सेडेंट्री बोलते हैं। सेसाइल का मतलब कम पानी में पाया जाए, तो तभी तो चिपका रहेगा, तो ये सेडेंट्री हो जाते हैं। अब हम लोग 8वें हैबिटेट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में लिखा गया है, सांग्विवोरस। जब आप एनिलिडा फाइलम खोलेंगे एनसीईआरटी में तो उसमें ये शब्द आपको मिल जाएगा, सांग्विवोरस। सांग्विवोरस का मतलब ब्लड फीड करने वाला, ब्लड फीडर। वह एनिमल जो ब्लड को फीड करता हो, ब्लड की फीडिंग करता हो, उसका नाम क्या है, सांग्विवोरस। SANGUIVORUS, सांग्विवोरस।
ब्लड फीडर। अब ब्लड को फीड करने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो देखिए, एक अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था लीच, दूसरा इसमें से बेड बग, खटमल इसको कहा जाता है, बेड बग। तो ऐसा एनिमल जो ब्लड की फीडिंग करता हो वह सांग्विवोरस होगा। उसमें दो नाम आएगा, एक आएगा लीच का, दूसरा आएगा बेड बग का। लीच एंड बेड बग, दीज आर द सांग्विवोरस एनिमल्स। इसके अलावा सेप्रोफेगस भी होते हैं, डेड बॉडी को खाने वाले, जैसे कि हाउस फ्लाई। हम लिख दें यहाँ पर, एक और है सेप्रोफेगस। और सेप्रोफेगस मतलब हो जाता है, इसका एग्जाम्पल सीधे याद करिएगा, हाउस फ्लाई। ये सेप्रोफेगी नेचर की होती है, सड़े गले मृत पदार्थों को खाती रहती है। हालांकि अलग बात है, भोजन भी खाती रहती है हम लोगों का भोजन पर बैठ करके, बट वो तो नेचर का एक डुअल रोल है जिसको आपको समझना है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बाद एनिमल किंगडम टॉपिक को उठाया, उस एनिमल किंगडम में एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई की जाती है, यह क्राइटेरिया हमने आपको डिस्कस करते हुए समझाना शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक जो KVPY एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हमारे नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उससे जो क्लासिफिकेशन का माइनर कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया। और हैबिट एंड हैबिटेट, जिसको कि स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की बेसिस में NCERT में नहीं दिया तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन जब वो आगे जाता है और फाइलम की स्टडी करता है तो वहाँ पर उसको मिलता है तो कहता है कि ये क्या हो गया, आप इसको यहीं पढ़ लीजिए जहाँ की कोई दिक्कत ही आगे ना आए। तो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि पहला कंप्लीट हुआ हैबिट एंड हैबिटेट। एक दो बातें मैं आपको और थोड़ा समझाना चाहूँगा। हमारे NCERT ने काफ़ी प्रोमिनेंट रूप में हैबिट को एक और तरह से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। NCERT ने हैबिट में एक टर्म लिखा है बॉडी टेम्परेचर। और इस बॉडी टेम्परेचर के बेस पर एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, नेचर है एनिमल्स का भाई, इसलिए घबराना नहीं है। कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, ना मैं पढ़ाऊँगा, एकदम कंपटीशन तक फिक्स करते हुए। पहला जो एनिमल्स होता है बॉडी टेम्परेचर के बेस पर, उसको पोइकिलोथर्मिक, या इसको हम लोग एक्टोथर्मिक नाम लिखिएगा जरूर ध्यान से इसको, या इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। क्लियर है? तीनों का मतलब एक ही है। बॉडी टेम्परेचर के बेस पर एनिमल या तो पोइकिलोथर्मिक होंगे, या इसका दूसरा नाम एक्टोथर्मिक होगा, या कोल्ड ब्लडेड होगा। और दूसरा देखिए, दूसरा जो एनिमल होगा वह इंडोथर्मिक होगा, या इसको हम लोग बोलेंगे होमियोथर्मिक। होमोआयोथर्मिक कहलाता है ये। और या इसको हम लोग वार्म ब्लडेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड।
चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें है क्या। तो सुनिए, जैसे कोई एनिमल है, ये एनिमल अब इसको आप ह्यूमन मान लीजिए, हम लोग हैं। हम लोग का इंटरनल बॉडी एक टेम्परेचर होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हम लोगों में, ह्यूमन में ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड दिस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ऐसे हुए सभी एनिमल्स जिसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जैसे 37 हम लोगों में है, तो केवल हम ऐसा नहीं समझा रहे हैं, और भी एनिमल होंगे जिसके अंदर कुछ और टेम्परेचर होगा, बट जितना भी हो, व्हेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट नॉट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। मतलब आप इस सराउंडिंग को समझिए, ये सराउंडिंग है और सराउंडिंग में एक बार लो टेम्परेचर हुआ और एक बार हाई टेम्परेचर हुआ। समझ में आया? लो और हाई। इस लो और हाई टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है, इससे नॉट अफेक्टेड नहीं है। बाहर का टेम्परेचर चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अंदर से कांस्टेंट बना रहेगा। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक या होमोथर्मिक या वार्म ब्लडेड। द एनिमल इन विच इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट नॉट अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग इज नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इस वार्म ब्लडेड एनिमल का एग्जाम्पल क्या है? तो आंसर है, इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल, सिर्फ दो, केवल दो। बर्ड और मैमल इंडोथर्मिक होते हैं, बर्ड और मैमल होम्योथर्मिक होते हैं, बर्ड और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, सराउंडिंग से अफेक्टेड नहीं होता। अब आइए दूसरा कंडीशन देखिए, पोइकिरोथर्मिक। यहाँ पर एक एनिमल है और इस एनिमल का एक बॉडी टेम्परेचर है। इस बॉडी टेम्परेचर को x मान लीजिए, ये x एक बॉडी टेम्परेचर है, कोई एक वैल्यू है। और अब क्या कह रहा है? देखिए बाहर की तरफ क्या है? सराउंडिंग। यदि सराउंडिंग में लो टेम्परेचर हुआ, सराउंडिंग में कैसा टेम्परेचर हुआ? लो, तो इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, घट जाएगा। और अब क्या कह रहा है? अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब बाहर का, आउटसाइड टेम्परेचर यदि हाई हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए कि इसका इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है, ये वाला इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। एक ऐसे एनिमल के बारे में ये बात कर रहा है जिस एनिमल का ये जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने पर बॉडी टेम्परेचर कम हो गया ऐसे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने से, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने से इसका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। दैट मीन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल इज फ्लक्चुएटिंग इन टेम्परेचर। Sometimes it increases and sometimes it decreases
and their increase or decrease depend on the surrounding. Such animals are called as poikilothermic or ectothermic or cold-blooded animals. तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी आएगा कि कौन सा एनिमल ये होगा, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। सभी इनवर्टिब्रेट्स, पोरीफेरा, स्पंजे, जितना भी नाम आपको पता है, प्लस फिशेस, प्लस एम्फीबियंस, प्लस रेप्टाइल्स, ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, दे ऑल आर पोइकिलोथर्मिक, आल्सो नोन एज एक्टोथर्मिक, आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड। क्यों? क्योंकि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग है। तो इस तरह से आप उसको एक बार देखें जो हम लोगों ने लिखा है। कि इसमें जो चीज़ बताई जा रही है वो कितना सिंपल से कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बॉडी टेम्परेचर के बेस पर एनिमल्स दो तरह के हैं। एक एनिमल है जो कोल्ड ब्लडेड है और एक एनिमल है जो वार्म ब्लडेड है। दोनों में अंतर था कि जिस एनिमल का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है वह वार्म ब्लडेड, और जिसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है वह कैसा है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स और मैमल्स किस ग्रुप में आएंगे? तो बर्ड्स और मैमल्स आएंगे वार्म ब्लडेड में, और बाकी बचे हुए सभी जीव किस में चले जाएंगे? कोल्ड ब्लडेड में। तो हम लोगों ने हैबिट और हैबिटेट की स्टडी क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया के रूप में किया। अब इसके बाद से हम जिस स्टेप को डिस्कस करेंगे वह है सेकेंड क्राइटेरिया, और सेकेंड क्राइटेरिया क्या लिखी गई है? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आ गए हैं इस पर डिस्कस करने के लिए। आप देखिए सेकेंड क्राइटेरिया, और सेकेंड क्राइटेरिया क्या कह रहा है? तो सेकेंड क्राइटेरिया कह रहा है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी एनिमल का शरीर किस तरह से बना होता है, बाई विच ऑर्गेनाइजेशन द एनिमल इज फॉर्म्ड। मतलब वो सेल से बना है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है। तो चलिए मैं इसको क्रम से ही लिखने की कोशिश करता हूँ। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो आता है वह सेलुलर लेवल का होता है। सेलुलर लेवल, क्लियर। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसको हम लोग टिश्यू लेवल बोलते हैं। दूसरे का नाम क्या होता है? टिश्यू लेवल। सेकेंड वाला है सेकेंड टिश्यू लेवल। थर्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन लेवल। और चौथा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका नाम होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब देखिए किसी भी एनिमल किंगडम को डिस्क्राइब करना है तो उसके डिस्क्रिप्शन में मुझे ये पता होना चाहिए कि जो फाइलम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस फाइलम के एनिमल का ये जो पूरा शरीर है वो किस चीज़ से बना है।
और इस कंडीशंस में अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा कि 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जीवों में होता है। पहला ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, सेकेंड टिश्यू लेवल का होता है, थर्ड ऑर्गन लेवल का होता है, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ये है क्या? तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल हो, उस एनिमल का शरीर केवल सेल्स से बना हो, ऐसे द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, बॉडी मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, केवल किससे? सेल्स से बना हो। और इसमें सेल लेवल पर ही डिवीजन ऑफ लेबर हो, मतलब इसका काम कुछ और हो, इसका काम कुछ और हो, इसका काम कुछ और हो। तो हर वह एनिमल जिसका शरीर केवल सेल के एग्रीगेशन से बना हो, ग्रुप ऑफ सेल से बना हो, और उसमें सभी सेल्स का फंक्शन अलग अलग हो, तो ये लेवल क्या कहलाएगा? सेलुलर लेवल। एग्जाम्पल में सेलुलर लेवल में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो होते हैं स्पॉन्जेज। क्या होता है भाई? स्पॉन्जेज। अब सुनिए, टिश्यू लेवल, इस पर भी आ जाते हैं। यही सब सेल्स आपस में मिल जाती हूँ, सेल्स क्या कर जाती हूँ? आपस में मिल जाती हूँ, और मिलने के बाद से वो सेल्स फ्यूज हो करके एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाती हूँ जिसका नाम होता है टिश्यू। जिसका नाम क्या होता है? टिश्यू। तब देखिए, सेल्स तो वही थी, जब अलग अलग थी तो नाम क्या था? सेलुलर लेवल। अलग अलग थी तो नाम क्या था? सेलुलर लेवल। और एक साथ अगर मिल गई, मिल करके इन्होंने क्या बनाया? तो टिश्यू बना लिया। तो अगर कोई एनिमल का शरीर इस तरह से टिश्यू से बना होगा तो उसका नाम क्या होगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा? तो देखिए, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है निडेरिया में, निडेरिया। और एक और फाइलम होता है जिसको टीनोफोरा कहा जाता है, टीनोफोरा। निडेरिया एंड टीनोफोरा, 2 बेसिक एग्जाम्पल्स। आइए ऑर्गन लेवल पर चलते हैं। तीसरा लेवल ऑर्गन लेवल। अब क्या होगा? तो आंसर होगा कि ऐसा ढेर सारा टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बना ले। क्या बना ले? ऑर्गन। जैसे आप देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया मैंने, ये हुआ, ये ऑर्गन बन गया। कैसा? तो ये एक्सक्रीशन का ऑर्गन हो गया। इसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, फ्लेम सेल्स। ये क्या है भाई? तो फ्लेम सेल्स मतलब एक ऑर्गन है ना, ये वाला सेल्स है, लेकिन ये पूरा मिल करके एक स्ट्रक्चर है। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ होगा। इसको हम लोग ऑर्गन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गन। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गन है। ये वाली फ्लेम सेल्स है, लेकिन सब कुछ क्या है? ऑर्गन है ये। और ये किस में पाया जाता है? तो आंसर है, यह पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो जिस एनिमल का शरीर, ये वाला है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिस एनिमल का शरीर ऑर्गन से केवल बना हो, एक ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन, केवल ऑर्गन हो, उसमें कई टिश्यू मिल करके ऑर्गन बना ले गया हो, तो उसके अंदर यदि ऑर्गन है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गन लेवल। किस में ऑर्गन लेवल पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। और अब सुनिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है? तो मैं आपको जनरल समझाने की कोशिश करूं। देखिए, ये ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ नोज़ है, यहाँ से एक ऑर्गन नोज़ का हो गया, ऐसे ये चलेगा।
फिर आगे आएगा तो फेरिंग्स आएगा, फिर क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा, फिर आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता होगा लंग्स में खुलेगा। तो एक आर्गन ये हो गया, एक आर्गन। दूसरा ये नजल पैसेज का आर्गन हो गया। तीसरा क्या हुआ तो ये ट्रैकिया का आर्गन हो गया। चौथा क्या हो गया तो लंग्स का आर्गन हो गया। मतलब इस बॉडी के अंदर कई आर्गन्स आपस में मिल रहे हैं, 1 आर्गन, 2 आर्गन, 3 आर्गन, 4 आर्गन्स। और जब किसी जीव का शरीर मेनी आर्गन के कोलाबोरेशन से बनता हो तो उस आर्गन के कोलाबोरेशन को आर्गन सिस्टम कहा जाता है, आर्गन सिस्टम कहा जाता है। मतलब अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात देखिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या है, माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। तो माउथ एक आर्गन, फेरिंग्स एक आर्गन, इसोफेगस एक आर्गन, स्टमक एक आर्गन, इंटेस्टाइन एक आर्गन। ऑल आर्गन्स आर कोलाबोरेटेड फॉर परफॉर्मिंग वन फंक्शन, डाइजेशन। नोज में आप देखिए, नोज हुआ फर्स्ट आर्गन, नजल पैसेज सेकेंड आर्गन, फेरिंग्स थर्ड आर्गन। इसके बाद से यहाँ लेरिंग्स होता है, नेक्स्ट आर फिफ्थ आर्गन, ट्रैकिया विंड पाइप सिक्स्थ आर्गन, लंग्स 7 आर्गन। ऑल 7 आर्गन्स कलेक्टिवली कोलाबोरेटेड फॉर परफॉर्मिंग ब्रीथिंग। तो ये आर्गन सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख लीजिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो किडनी आर्गन, यूरेटर आर्गन, यूरिनरी ब्लैडर आर्गन, यूरेथ्रा आर्गन। तो ये 5 आर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बना ले गए, दैट इज आर्गन सिस्टम। कहने का मतलब है कि केवल सिंगल आर्गन नहीं, सिंगल आर्गन फंक्शन ना करे, कई आर्गन मिलकर के एक काम करे। मेनी आर्गन कोलाबोरेटेड टुगेदर टू फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो जहाँ पर कि अब ऐसे आपको समझिए कि एक आर्गन एक काम कर ले, एक आर्गन एक काम कर ले तो क्या हो गया, आर्गन लेवल। लेकिन जब एक ही काम को करने के लिए कई आर्गन्स कोलाबोरेटेड हो जाएं तो वह आर्गन सिस्टम हो जाएगा। अब जैसे डाइजेशन का काम केवल एक आर्गन कर ले तो आर्गन लेवल, लेकिन डाइजेशन का काम करने के लिए कई आर्गन मिलकर के हेल्प करे तो वह आर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और इस आर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम्पल किसका होगा, तब इसके आगे बढ़ चलिए। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद से एस्केल्मेंथीज, एस्केल्मेंथीज, फिर एनिलिडा, एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, एंड देन कार्डेटा, कार्डेटा। तो जो हम दूसरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं और समझ करके सारी चीज़ों को याद किया जा सकता है। क्या क्या उसमें लिखा गया है आप खुद ही देखिए। लिखा गया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल किंगडम आर 4 डिफरेंट टाइप्स: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। In cellular level, the whole body of an organism is made up of many cells and division of labor present at the cells. Such cellular level organization are found in porifera named as sponges. Tissue level. In this level, the body of an animal is made up of tissues, for example, members of Cnidaria and Ctenophora. Organ level. When the body of an animal is made up of organs and each organ is for a particular function, one organ, one function, then it is organ level. Example, Platyhelminthes, organ level, and organ system level. The body of an animal is made up of a group of organs, and for a complete function, a function,
many organs are collaborated, then this organization is known as organ system level. Such organ system level is found in Scalmanthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata. तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को कि हम लोग डिस्कस किए कि कैसे एक एनिमल में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हम लोगों ने दो चीज़ें अब तक डिस्कस कर लिया, हैबिटेट के बारे में और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्टूडेंट इसके बाद जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे बॉडी प्लान के बारे में। तब तक आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए। बाय।